अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी है। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट आदित्य सिंह से इंटरव्यू किया था, जिसमें उनसे हमने इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया था। उनसे पूछा था कि कौन से ऐसे लॉ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2030 तक के जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किए थे वो 2025 में ही अचीव कर लिए। आज आप इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा देखेंगे। दूसरे हिस्से में हमने उनसे ये पूछा है कि मौजूदा जो बदलती हुई जियो इकनॉमिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्या इस सिचुएशन में इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ और इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑन अ लार्जर एस्पेक्ट उनको चेंज कर सकता है? इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और इकोनॉमिकल पॉलिसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है जो मौजूदा ग्लोबल जियो इकनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है? इसके अलावा हमने उनसे बात की है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस होती हैं, स्पेशली विंड टर्बाइंस, इनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो बर्ड्स अफेक्ट होते हैं, जो एक स्पीशीज़ है इंडिया में जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, GIP, उसको लेके काफ़ी कंसर्न पाया जाता है इंडिया में, क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम रह गई है और दूसरा उनकी डेथ रेट भी विंड टर्बाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो उनसे डिटेल में बात की है हमने, इंडिया पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज है, क्या इसके ऊपर दोनों कंट्रीज़ को मिलकर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, और हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और ह्यूमन मूवमेंट है जिसकी वजह से ग्लेशियर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी उनसे मैंने क्वेश्चन किया है। और साथ ये भी पूछा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया क्या उसको अकेले सस्पेंड कर सकता है। तो देखते हैं आज के इंटरव्यू में कि वो क्या कहते हैं। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं अपनी राय भी दूंगा। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। हैं आप देखते हैं कि जैसे मैंने आप पहले जिक्र किया था कि मैंने आपकी एक डोइचे वेले की वीडियो में देखा था। तो बहुत सारे कंसर्न ये यूरोप में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया जाता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ। तो मैं हमारी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च इस चीज़ के ऊपर होती है कि जो ये विंड टर्बाइंस है या विंड एनर्जी है, इसके इम्पेक्ट क्या हो रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर या इकोसिस्टम के ऊपर, क्या इम्पेक्ट होते हैं। तो वो आपकी सर जो डॉक्यूमेंट्री थी वो उसके टॉपिक के ऊपर थी कि क्या इकोसिस्टम के ऊपर, इकोसिस्टम को कैसे ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहाँ पे लोगों के क्या कंसर्न है इकोसिस्टम के लिहाज से। सर देखो, आप रिन्यूएबल एनर्जी करो या कोई भी एनर्जी करो, एट द एंड ऑफ डे इट्स एन इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी, किसी का लैंड जाएगा, किसी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में जो आजकल महसूस किया जा रहा है और जो मैंने DWTV पर अपने इंटरव्यू में आपको बताया भी, और जैसे ये विंड टर्बाइन्स हैं, बेसिकली ये क्या है, ब्लेड्स हैं। तो एकदम। आप जिन रीजन्स पे ज्यादा होंगे उसमें काफी ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी आईज नहीं होती। तो वो काफी इंडेंजर, इंडिया में एक बर्ड है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। वो काफी रेयर स्पीसीज है, कुछ हंड्रेड्स में भी नंबर है उनके। वो अच्छा। काफी, इसके चलते उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, काफी फेटल हो रहा है। बट एक PIL इंडिया में एक टर्म होता है, PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मान लीजिए आप कोर्ट में उसी समय जाते हो जब आपका राइट एग्रीव्ड हो आप किसी चीज से। PIL में कोई भी जा सकता है और बोल सकता है, जैसे मान लो आप पाकिस्तान में हो और आपको कहना है कि जनाब ये जो नेशनल हाईवे है उसमें काफी ब्लॉकेट्स हैं जिससे सारे कम्यूटर्स को दिक्कत है, तो आप वो लिटिगेशन जिसमें सब लोग इंपैक्टेड उसको PIL कहते हैं। हम्म। तो किसी ने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जितने आरी असेट्स आ रहे हैं खासकर विंड, उनसे ये आपको जो GIB हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको डेथ हो रही है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की। तो देखो, इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मंत्रा। बिल्कुल।
मतलब इंडस्ट्री भी चलती रहनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उस इंडस्ट्री के चलते इकोसिस्टम गड़बड़ ना हो। और वो इंडस्ट्री जो इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ही आई है, उसमें तो और लिबरल अप्रोच होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बर्ड डाइवर्टर्स लगा दिए, कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स लगा दिए। इंडिया में एक और रोचक सा किस्सा है, थोड़ा एक ड्रैकोनियन लॉ है कि आप यदि एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो और वहां का जो इंजीनियर है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, उसने ये बोल दिया कि ये पर्टिकुलर रूट जो है वो बेस्ट रूट है, हम्म। तो फिर जो उनके नीचे जिनकी जमीनें हैं उनको देनी ही पड़ेगी। अच्छा। उनका क्या राइट है? उनका सिर्फ राइट है फेयर कंपनसेशन मांगने का। अच्छा। उनका ये राइट नहीं है कि ये बोले कि ये मेरी जमीन है, मैं नहीं देना चाहता। तो इंडिया में एक लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 68 एंड 164। आपने वो वाली अप्रूवल ले ली तो आपको फार्मर्स या जिसकी लैंड ओनर्स है उसको आपको जमीन देनी पड़ेगी और आपको वो रोक नहीं सकता। हाँ, उसको जो कंपनसेशन मिलेगा, जो मुआवजा कहते हैं, वो एक फेयर होना चाहिए, हम्म। उसके प्री डिफाइंड लॉज हैं। बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें दोनों साइड हमेशा देखना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड होती है, ऐसा लॉ नहीं आया तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लग पाएगा। मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है और हम्म। आप यदि 100 मीटर्स में हर सबसे नेगोशिएट करने लगे तो 100 किलोमीटर तो कभी प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। तो लैंड एक्विजिशन को लेके इंडिया ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है। और ऐसे राइट में लगे, यदि इंडस्ट्री है और यदि स्पेसिफिक पर्पस है तो लैंड एक्विजिशन इंडिया में इजियर बन गया। और आपको भी पता है, यदि लैंड एक्विजिशन इजियर बन गया तो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। कैपिटल की कमी वर्ल्ड में नहीं है, लोग तैयार हैं आपको पैसा फंड करने के लिए, प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। मेन होता है जमीन, हर आदमी अपने जमीन से जुड़ा है, हर आदमी उसके लिए फाइट करना चाहता है। बट लॉज ऐसे बनाए गए हैं इंडिया में जिससे आपको इजियर है। दैट्स व्हाई वी आर अट्रैक्टिंग सो मच इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। इमोशनल साइड है, आई मे नॉट लाइक टू हैव मनी, बट जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको कंट्रोल नहीं लिया जाता है। अनलाइक अ जनरेशन, आपको जो जनरेशन है वो तो पूरा लैंड लेना है। हम्म। ट्रांसमिशन में राइट ऑफ वे लिया जाता है, बिकॉज वायर आपके लैंड के ऊपर से जाएगी। बट थिंक अबाउट दैट, एक हाई टेंशन वायर जा रही है तो वो तो क्या यूटिलिटी रह जाएगी, क्या उसके नीचे आप लगाओगे? कुछ ना स्कूल लग सकते हैं ना इंडस्ट्री लग सकती है, बट ऑलवेज थ्रेट रहेगा। तो एक तरह से वो इंडस्ट्री घर घर भी नहीं बनाने की कोशिश करेगा आपके घर के ऊपर से। साइंस तो ये बोलता है कि वो नीचे नहीं गिरेगा, बट साइंस के भरोसे कोई अपनी जान देने तो नहीं जाएगा। सो बिल्कुल। दैट्स हाउ वो एक थोड़ा सा इकोलॉजी में जो आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये सेक्रीफाइस है जो जिसका लैंड जाता है वो करता है। हाँ। और नेचर भी इंपैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑफ कोर्स ये जो कोई भी आप चेंज करते हैं, कोई भी एनर्जी सोर्स है, उसके नेचर के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लेकिन ये देखना होता है कि वो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, क्या फॉसल फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं उस जितना है या कम है। तो कोशिश की जाती है कि ऐसे रिसोर्सेज की तरफ जाया जाए जहाँ पे कम इम्पैक्ट हो, कंपेयर टू जैसे फॉसल फ्यूल्स का है वो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, उससे तो पूरी कम्युनिटी पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो फिर ऐसे किया जाए जिसमें चलें कुछ थोड़ा लॉस हो जाए लेकिन आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जाए। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें जो आजकल की जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि जैसे यूएस ने अभी पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया है और उसके साथ साथ बहुत सारी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च हो रही थी उसको भी स्लो डाउन या उसको काफ़ी हद तक रोक भी दिया है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट के उनको भी या तो बैक बर्नर पे डाल दिया या उनको स्लो डाउन कर दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। बेसिकली आपको पता है कि वो तो क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है। तो इस सारे जो सिनेरियो बन रहा है और आपको ये भी पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कोई इतना चीप रिसोर्स भी नहीं है एनर्जी का, ये एक्सपेंसिव भी है। तो जैसे यूएस ने अपनी पॉलिसी से विदड्रॉ कर रहा है वो,
और ये काफ़ी मुश्किल भी हो रही है, यूरोपियंस को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हुए करंट सिचुएशन के अंदर। तो इस सिचुएशन में इंडिया क्या अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं, पहले तो ये बताएं कि आप इंडिया ने 2030 का आगे जो टारगेट था वो अभी अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट इसके क्या प्लान है? नेक्स्ट 2030 में क्या उन्होंने अपना गोल आगे शिफ्ट कर दिया, आगे वो आप जाएंगे? और क्या इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, इंडिया ही अपने प्लान्स के ऊपर स्टिक रहेगा कि वो चाहेगा कि वो तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, या वो भी स्लो डाउन होना चाहते हैं आप? क्या इस पे क्या है? इंडिया की पॉलिसी किसी और कंट्री के पॉलिसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। इंडिया को पता है कि जो उसने ग्लोबल कमिटमेंट दिया है उसको कंप्लाई करेगा। इंडिया एट द सेम टाइम पता है कि ये डेवलपिंग नेशन है, तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनकी अपनी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। इसीलिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको क्या कहते हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस दरमियान उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंप्लाई करेगा। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेरी रेज किया कि वंस यू हैव अचीव्ड योर टारगेट क्या करोगे आप, विल यू स्टॉप और विद। तो इसका आंसर ये है, हमारा तो जो टारगेट है वो 100% है। सो इंडिया बड़ा अच्छे से पोजिशन्ड है और इंडिया मूव भी कर रहा है टुवर्ड्स अचीविंग 100% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा उसमें, एज आई टोल्ड यू कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो वेरिएबल इन नेचर है। ग्रिड को आप इंटायरली उस पर करोगे तो बड़े ग्रिड इश्यूज हैं। तो इसके लिए इंडिया में एक बात कहना भूल गया था कि व्हाट रिन्यूएबल, जब हमारा 50% शेयर हो गया तो ग्रिड सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा। इसीलिए अब प्लेन वेनिला सोलर विंड अब इंडिया ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा। अब इंडिया क्या कह रहा है, आप हाइब्रिड लगाओ जिससे सोलर भी रहे विंड भी रहे। इंडिया कह रहा है अब स्टोरेज लगाओ, कुछ परसेंटेज ऑफ योर प्लांट शुड बी स्टोरेज। स्टोरेज की स्पेसिफिक पॉलिसी ला दिया है, लिबरल बना दिया, आप भी अपना लगा सकते हो या तो लीज पे ले सकते हो। और एक बड़ी चीजें लाया, डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। उसमें ऐसा किया है कि आपको सर्टेनली बताना पड़ेगा कि कल कितना जनरेट होगा, और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को अपॉइंट किया है जिसको क्यूसीए कहते हैं। जो क्यूसीए इन सबका एग्रीगेट करता है डेटा, और जो वहां का ग्रिड कंट्रोल है उससे इंटरेक्ट करता है। तो ये सारा चीज इंडिया कर रहा है, इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है। जनरेशन भी चाहिए बट एट द सेम टाइम ग्रिड स्टेबिलिटी भी देखना है। ये इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। अब आते हैं हम यूएसए पे। देखो यूएसए की जो पॉलिसी है वो उसकी प्योर डोमेस्टिक पॉलिसी है। ट्रंप का जो हेट है टुवर्ड्स आरी वो जग जाहिर है, इट्स नॉट दैट, सो नो वन इज सरप्राइज्ड। एंड ट्रंप सेज कि जो आरी है सबसे बड़ा फ्रॉड है। ट्रंप क्या कहता है, थर्मल इज द फ्यूचर। That's what so he's entitled to have his own view. Will he be able to influence others? No, at least not India. But how it's impacting other developing nations, including India, as rightly pointed out by you, कि यूएसए की बड़ी एजेंसीज हैं जहां पर, अच्छा यूएसए जो वन ऑफ द सबसे वेल्थियस्ट नेशन है, तो इसका शेयर से बड़े बड़े रिसर्च में, बड़े बड़े एजेंसीज में। तो एक टेक्नोलॉजी को यदि आप रिसर्च में नहीं जाएंगे तो वो स्टेगनेंट होता जाएगा। तो उस तरह नॉट ओनली इंडिया, एवरीवन विल बी इंपैक्टेड। इंडिया ऑल्सो, आई एम सीइंग देयर वर वेरियस यूएस स्पॉन्सर्ड रिसर्च, हालत खराब है, नहीं हो पा रही है। तो दिस हाउ इट विल हैव सीवियर इंपैक्ट, वो कोई डिनायल नहीं है। बट पॉलिसी में इंपैक्ट होगा बाय यूएस डिसीजन, वो मुझे नहीं लगता, और वो नहीं भी होगा, बिकॉज यूएसए इज अ सोवरेन कंट्री। उसको राइट है अपने पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, उसका जो विल ऑफ द पीपल है, एक पीपल हैव इलेक्टेड वन प्रेसिडेंट फॉर सम टर्म, वो जब तक रहेंगे उस समय की उनकी पॉलिसी जो रहेगी वो उनकी है। बट यस, इनडायरेक्टली नॉट ओनली इंडिया,
एवरीवन विल बी इंपैक्टेड, क्योंकि वो बिगेस्ट लायन शेयर होता है किसी भी चीज के फंक्शनिंग में। आपने अभी देखा यूएन में उनका एलिवेटर खराब हो गया, उनका लिफ्ट खराब हो गया, तो यूएन बोलता है यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट आप हमारे डोनर हो, आप ही पैसे नहीं दे रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द फनी एस्पेक्ट ऑफ इट। और ये उसने बोला है कि हमारे ऊपर अटैक है, और उसने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया है इसके वो अच्छा। लेके कि मेरा एलिवेटर और लिफ्ट क्यों खराब हो गया। तो आप हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं वर्क कर सकता, क्योंकि यदि फ्रांस में प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ फ्रांस में नहीं रहेगा, वो हर जगह जाएगा। पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंडिया में भी आएगा। वो कुछ एक हमारी बड़ी पुरानी फिल्म है, इंडियन मूवी आपने देखी होगी तो, रिफ्यूजी थी फिल्म, अभिषेक बच्चन करीना कपूर की, और उसमें एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, पंछी नदी नदिया पवन हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ, यू हैव टू लिव बाय दैट। चले, आपने ये इंडिया और पाकिस्तान की बात की तो हम चले थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जैसे अभी करंटली हमने देखा है कि फ्लडिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा लोग भी हो गए हैं, और स्पेशली जो कंट्रीज़ हिमालयन रीजन के बिल्कुल फुट में है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और ये फ्लड के भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं हर वक्त, स्पेशली मानसून का सीज़न बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है इस इलाके में। तो आपको क्या लगता है, और ये तीनों इस कंट्रीज जो है वो इक्वली इससे अफेक्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हमें कोई रीजनल पॉलिसी बनानी चाहिए बैठ के, एक इस क्लाइमेट चेंज को देख के, ताकि हम इसको स्लो डाउन कर सकें? फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि स्मोक का मसला फिर शुरू हो जाएगा, और दिल्ली और लाहौर और ये सारा एरिया बिल्कुल स्मोक, और फिर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया में जो है वो फार्मर्स जो हैं वो फायर करते हैं अपनी जो उसको, जो होते हैं रेजिड्यूज जो होते हैं उनको, और इसी तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ये ज़्यादातर आग लगाते हैं खेतों के अंदर, इस वजह से ये स्मोक होता है। और इसी तरह जैसे अभी फ्लडिंग हुई है तो पाकिस्तान ने फिंगर पॉइंट करना शुरू की इंडिया की तरफ कि जी बिना बताए पानी खोल दिया, डैम खोल दिए। तो ये आपको क्या लगता है कि कोई वहाँ पे ऐसी आवाज़ें हैं जो इसको एडुकेट करती हैं कि जी मिल के हमें को पॉलिसी बनानी चाहिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, क्योंकि जैसे हवाएं या पानी या ये बारिशें ये तो बॉर्डर नहीं देखती, तो ये क्या कैसे चलेगा आगे इस सिलसिला? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे मैंने रिफ्यूजी मूवी का आपको जिक्र किया, और रिफ्यूजी में सैडली कहा है कि भैया ये जो बर्ड्स रिवर ये देखती नहीं है कि कहाँ किस कंट्री में। एक और कंट्री को इसमें ऐड करना चाहूंगा, नेपाल। बिल्कुल। नेपाल भी इक्वली इम्पैक्टेड है इन सब चीजों से। नेपाल का जो रीजन है, अभी आपने देखा वो काफी सीवियर, उसको भी नेचुरल क्लाइमेट के एडवर्स इम्पैक्ट से जूझना पड़ता है। जहां तक बात रही कि क्या इंडियन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या तो जो लॉबिस्ट हैं, या तो जो एनजीओज हैं जो इस, और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कंसर्न है कि हमें रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन चाहिए। मैं इसका पहले थियोरेटिकल आंसर देना चाहूंगा। थियोरेटिकल आंसर में एब्सोल्यूटली कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आपको रीजनल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि आप, यदि हमने अपने पंजाब, जो हमारा स्टेट है जो बॉर्डर करता है आपके पाकिस्तान से, वहां पर यदि कुछ चीजें होती हैं तो नेचुरली आप, अमृतसर और लाहौर तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री से डिफरेंस है। अदरवाइज जो आपका बॉर्डर है अटारी बाघा, वहां से 30 किलोमीटर अमृतसर, 30 लाहौर। हम्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां कुछ यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इस साइड ऑफ द टाउन ना हो। तो रीजनल कोऑपरेशन थियरी में मस्ट है, बट कुछ चीजें थियरी में ही काम नहीं हो सकती। हम जो दो नेबरिंग कंट्री हैं, आपस में काफी ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, उसमें काफी चीजें इंपैक्टेड होती हैं। ट्रेड इंपैक्टेड होता है, काफी चीजें, और नेचुरल चीजें भी इंपैक्टेड होती हैं, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू। अभी 1 महीना आप इंतजार करें और पूरा जो रीजन है, जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं,
पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पर हियरिंग करेगा कि इसके उपाय क्या है, क्या करनी चाहिए। तो इंडिया में बड़े सीवियर लॉ लगा, जैसे मैंने बोला इंडिया में पॉलिसी है, दोनों आता है, एक लॉ आता है, फिर उसके बाद इंसेंटिव आ जाता। तो इस डबल बर्निंग के ऊपर काफी तगड़ा इंसेंटिव लाया गया कि आप करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, और नहीं करोगे तो पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फार्मर्स को जेल में डालो जो नहीं मान रहे हैं। कहना बड़ा आसान है। देखो, फार्मर्स एक इंडिया पाकिस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। बिल्कुल। आपने यदि उसके चलते उनको जेलों में डालना चालू कर, ह्यूज इश्यूज बन जाएंगे। तो राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू, अब जैसे स्मोक की जो प्रॉब्लम है, सिर्फ ना इंडिया खत्म कर सकता है ना पाकिस्तान खत्म कर सकता, दोनों को बैठना पड़ेगा, दोनों को अपने आवाम को बोलना पड़ेगा कि भाई इसके कुछ नुकसान है, आप ये मत करो। और तो रिसर्च भी आ गया कि इट्स नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के चलते नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती है, शायद आप अच्छा बता पाएंगे। कुछ एयर का मूवमेंट भी उस समय कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा नीचे से पोल्यूशन जाता है तो ऐसा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस वक्त फिर जो है ना आप वो टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो जल्दी से जो है ना वो जो जितनी पोल्यूशन होती है वो उसको मूव करने में, या क्योंकि हवा में बारिशें भी कम होती हैं, तो वो ज़्यादातर जी जो भी होता है वो जो आपके पोल्यूशन जाती है मूव करती है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये ज़्यादा रीजनल भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ लोकल किसी एक सिटी के अंदर पोल्यूशन है तो वो उसी सिटी के ऊपर स्मोक होगी। वो जितने भी हाँ नेबरिंग, जैसे आपने बताया कि बहुत क्लोज क्लोज हमारे सिटीज़ हैं, दिल्ली और लाहौर तो एक टाइम पे तो जब मुगल जो होते थे वो आते जाते रहते थे इसी रास्ते से, इतना जी करीब था जी वो। तो ये एक जी। ही तकरीबन एरिया, इलाका एक ही है, जिसकी जियोग्राफी भी एक ही है, इसी एक तरह है, तो वो हवा मूव करती रहती है, पोल्यूशन वहां पे है तो इधर भी होगी। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंसीडरिंग हम कंटिन्यूअस वॉर में हैं, 1947 से आज तक कोई अपॉर्चुनिटी एक दूसरे कंट्री में वॉर की नहीं होती, तो ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ट्रस्ट के चलते एक तो आप प्लेन लेवल की बात कर रहे हो जैसे पंजाब लाहौर, बड़े ऐसे हमारे बॉर्डर्स हैं जो माउंटेन्स पर हैं। अब माउंटेन्स के साथ जो ये आप मूवमेंट करोगे, आप उन पर डिफरेंट डिफरेंट, आपको यदि एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो आप माउंटेन्स को कट करोगे, रोड्स बनाओगे, रेल लाइंस बनाओगे कि कभी भी अटैक हो तो आदमी वहां पर रसद पहुंचा सके, चीजें पहुंचा सके। तो अल्टीमेटली आप नेचर को टच कर रहे हो। आपको आपने कोई ज्योग्राफिकल ऐसा उसके लिए वो नहीं देखा होगा, इतना जो डीप स्टडी रिक्वायरमेंट होती है कि एक पहाड़ को जो उसके ऊपर ट्रीज हैं, ये हैं, कितने रिक्वायरमेंट है। इसके चलते आप देख रहे हो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पा रही है। जो होल्डिंग वाली पावर थी आपने तो हटा दी है, आपने तो बिल्कुल। टनल बना दी है, आपने तो रोड बना दी है। आपके सियाचिन बॉर्डर है, दोनों साइड के लोग जवान मर जा रहे हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर से, बट करोगे क्या? इट्स अ ट्रस्ट इशू। हम्म। आप कम करोगे, वो नहीं कम करेगा, ये कम करेगा, वो नहीं कम करेगा। तो ये सारे में रीजनल कोऑपरेशन की इतनी रिक्वायरमेंट है, और अब समय आ गया है, और गॉड हेल्प अस कि अब वो ट्रेडिशनल आप देखो, आप द वे थिंग्स आर चेंजिंग। एक जमाने में चाइना को इंडिया में काफी प्रोजेक्ट किया जाता था कि चाइना इज नॉट आवर नेबर, हम्म। नॉट नॉट अ गुड नेबर। In हम्म। fact, there is a prime minister, there is a defense minister of, there is a ex defense minister of India। उन्होंने कहा था पाकिस्तान से हमें उतना थ्रेट नहीं, इतना चाइना से। तो चाइना हमारे यहाँ रहने वाले पाकिस्तान लोगों को पता ना हो, चाइना ज्यादा एक बैड नेबर की तरह से माना जाता था। हम्म। यूएस ने एक थोड़ा सा, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि ट्रम्प को हम कोई नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे। यूएस ने काफी एडवर्सिटी दिखलानी चालू कर दी इंडिया की तरफ। इंडिया ने तुरंत रसा को डायल किया, चाइना के पास चला गया। आज देखें, हम्म। रसा, चाइना, इंडिया आपस में एक ऐसे इंटीग्रेटेड हो गए जैसे कब के बिछड़े हुए भाई है। सो हम्म। दैट्स हाउ इंडिया इज टेकिंग द पॉलिटिकल डिसीजन। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जिससे हमारा फेवर होगा वो होना होगा। इसीलिए आप बाहर जाएं, उससे बेहतर है जो हम आपस में जितने रीजन हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होंगे, हमारे अंदर ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा। और जब ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा तो हम आप जो दोनों पॉलिसी पर एनालिसिस करने वाले हैं, इस
एनालिसिस करते रह जाएंगे और चीजें सुधरेंगी नहीं। सो टाइम हैज कम फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चीजें मूव होती रहेंगी, जो कुछ चीजें हैं जो आपके हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, कभी कोई सही है कभी कोई गलत है, बट ये प्रोसेस भी कल आज नहीं कल ही हो जाना चाहिए था। सो इट्स टू लेट। आई रिक्वेस्ट both side policy makers to think over it and take some serious decision which will have benefit to both side individuals. एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम्स स्पेशली जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं और क्लाइमेट के इश्यूज हैं, वो रीजनल पावर्स के साथ बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं। और जैसे क्लाइमेट का इशू है, वो आपको तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई क्लाइमेट का लिंक अमेरिका से तो नहीं बनता, वो चाइना के साथ बनता है, इंडिया के साथ बनता है, पाकिस्तान के साथ बनता है। अब जैसे आपने सियाचिन की बात की, तो वहाँ पे कितनी हैवी मूवमेंट होती है ट्रूप्स की, हैवी मशीनरी वहाँ पे जाती है, और वो सारा जो है वो ग्लेशियर्स हैं, और वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि इतनी मूवमेंट और इतने वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप वहाँ पे क्लाइम कर जाएंगे ऊपर वाली जगह पे, हम चले जाएंगे। और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट काफ़ी हाई है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है वहाँ पे रहना। तो इन चीज़ों को एटलीस्ट ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होनी चाहिए, और क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस होना चाहिए रीजनल बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये दोनों को सेम बल्कि हाईली इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलें इकोनॉमिकली और आपके जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेट देम गो, उनको थोड़ा टाइम के साथ आप देखते रहें, साथ साथ वो भी सॉल्व होने चाहिए। लेकिन जो क्लाइमेट का इशू है वो, उसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए, और एक ऐसा पॉलिसी बननी चाहिए जो ट्रस्ट के ऊपर बेस हो। और मे भी यही, जब आप एक दूसरे के क्लाइमेट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ट्रस्ट आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और वो भी आप जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनको भी सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके भी हम थोड़ा सा, आप क्योंकि लॉयर हैं तो उस पर थोड़ा करें, बताएं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो इंडिया ने अब उसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर लें या सस्पेंड कर दिया है, तो उसके ऊपर आपकी क्या जो लीगल इंडिया का जो कंसर्न है कि इसको क्यों रिव्यू होना चाहिए, या सस्पेंड किया है तो इसको क्यों किया है, वो बता दें। कि कोई इसमें हमें कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे, जस्ट लीगली कि इंडिया का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो डॉक्यूमेंट है वो तो मैंने रीड नहीं किया है, बट आपको मैं एक ट्रीटी का वो बता दूं। हर ट्रीटी में एक्सेप्शन कार्व आउट होता है। इंडिया ने जरूर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर रिलाई किया होगा जो उसको एक्सेप्शन देता है। पब्लिक डिबेट में मैंने दोनों साइड की पब्लिक डिबेट्स देखी हैं। दोनों साइड के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। कोई कहता है जी कि कोई ऐसा एक्सेप्शन ही कार्व आउट नहीं है कि आप ब्रेक कर सकते हो। ये साइड कहता है कि नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इस पर रिलाई करके सस्पेंड कर सकते हो। सो जो स्पेसिफिक टर्म्स है इंडस वाटर ट्रीटी को मैंने पढ़े नहीं है, बट एज अ लॉयर आई नो कि कोई भी जो आदमी कोई भी ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो जो एक्सेप्शन क्लॉजेज होते हैं उस ट्रीटी को उस पर रिलाई करता है। और जो फोरम होंगे दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू एडजुडिकेट, कंसीडरिंग मेरे कंट्री ने वो स्टैंड लिया है तो उसको, और मैं उसका लॉयर भी नहीं हूं तो उसके बारे में मेरा एनालिसिस भी सही नहीं रहेगा। बट आई फील एवरी ट्रीटी एवरी एग्रीमेंट यू इंटर देयर आर वैलिड एक्सेप्शन कि आप कब उसको कर सकते हो, कब उसको सस्पेंड कर सकते हो, कब परफॉर्म करना है, कब नहीं परफॉर्म करता है। और ये जो ट्रीटीज होती हैं ये बैक्ड बाय नेगोशिएटेड मेडिएटेड बाय फ्यू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। मैंने देखा कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया इंटरवेन करने को। शायद वर्ल्ड बैंक ये सब ने भी बोला कि नहीं, इट्स नॉट आर earlier media outlets of Pakistan was claiming कि World Bank will have to intervene। World Bank ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो legally कहीं as an Indian, of course I am taking a position because I am Indian and you have a right to take different position। I feel कि कुछ इतना easy नहीं है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने दिखलाया था। अदरवाइज वो जो इंस्टीट्यूशन से हम इतने बड़े नहीं है कि हम कंट्रोल कर पाए। वो कि कोई कंट्रोल कर सकता है तो यूएसए ये सब कंट्रोल करता है। तो उन्होंने भी कोई ऐसा इंटरिम
यहाँ तक कि कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया, एंड आई डोंट नो पाकिस्तान ने इसको लीगली परसू कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई हैव हम्म, नो आइडिया। मेरे को, आपको यदि आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि, नहीं एंड दे शुड हैव अ राइट, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो हैव अ राइट टू गो टू द फोरम, एंड एनीवे दोस forums are not controlled by India. If they have a valid claim, they will give the award हम्म, against or for the country. नहीं, मुझे भी इसमें कोई इंटरनल तो नहीं पता कि वो लीगली कोई पाकिस्तान उसके करना ऊपर चाहिए, जा रहा है सही या बस। गलत, यू हैव हाँ, टू परसू दिस। बिल्कुल सिर्फ आप अपने आवाम के सामने पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हो, बिल्कुल दैट बिल्कुल। इज नॉट हाँ, सफिशिएंट। इफ इट्स अ ट्रीटी तो बोथ साइड ये एग्री किया है कि हम ट्रीटी में एग्री करेंगे। मैंने ब्रीच किया है तो रेमेडी भी देता है ट्रीटी कि हम्म, ये क्लॉजेज हैं जी, आप इस ट्राइब्यूनल के पास जाओ, इसके पास जाओ, तो यू शुड गो टू दोस ट्राइब्यूनल्स, नहीं नहीं, प्रे बिल्कुल फॉर ऐसे अगर उसको अर्जेंट रिव्यू भी हियरिंग्स। करना है तो ऐसे होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बेनिफिट में होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों कंट्रीज के जो पब्लिक है, एक्चुअली पब्लिक अफेक्ट होती है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो इतने कभी अफेक्ट कभी नहीं क्या होते। होते हैं कि अब नॉट एज अ लॉयर आई एम स्पीकिंग, कभी कभी क्या होते हैं कि सेंटिमेंट्स हावी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर बिल्कुल लोग बोलते हैं कि जो होना है देखा जाएगा, बिल्कुल। एंड वी कांट अलाउ दिस टू हैपन। हाँ, बिल्कुल बट मेरे को जो पाकिस्तानी, बिकॉज मैं कीप वॉचिंग, मुझे तो ये तक उस समय लोगों ने बोला था कि ये यदि ट्रीटी ब्रेक कर भी दे रहा है इंडिया तो नहीं कर पाएगा, मतलब लीगली नहीं। वो कह रहे थे कि ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टोर कहाँ करेगा, बट अभी तक चल रहा है। ये हाँ, कमेंट्रीज थी उस समय पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज में कि जी उनको करने दे, वो तो कह दे रहे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो स्टोरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है एग्जिस्टिंग। नहीं, बट अब एक्चुअली किस जो है तरह ना, हो रहा है? आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर जो अक्सर डिबेट होती है वो फैक्चुअल हाँ रियलिटी से बहुत दूर होती है। वो बात उस वक्त हाँ, वही सेंटिमेंट, वही वो सबसे बड़ी बात सेंटिमेंट्स है, को यदि देख के कर दी जाती है जी। कि कैसे कि लोगों को इस वक्त क्या सुनना अच्छा लगेगा, हम वो बात कर देते हैं। हाँ और हाँ, बाद में पता चलता है कि रियलिटी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। नहीं नहीं, तो ये चीज़ें कुछ जो लोग है। आपके, नहीं नहीं, कुछ लोग आपके बड़े पार्शियल व्यू लेते हैं। जैसे हम लोग तो इंडिया में नजम सेठी साहब को काफी सुनते हैं। हम्म। वो बड़े, उनकी चिड़िया बड़ी हर जगह उड़ती रहती है। अदरवाइज और कुछ और लोग हैं जो अब थोड़े बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं उतने, हामिद मीर हुए हैं, ये सब लोग हुए हैं, बट नहीं, फैक्चुअल बेसिस के ऊपर लेने चाहिए, आर्गुमेंट होने चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड हुआ है तो उसको रिव्यू करना है तो नहीं, रिव्यू ट्रीटी करते हैं। सस्पेंड, मैंने आपने कोई एग्रीमेंट किया और मैंने तोड़ दिया, तो उसकी, उसका लीगल रेमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको फॉलो करना चाहिए और हैज फिर। पाकिस्तान हाँ, एक्सरसाइज दैट रेमेडी और नॉट? आई हाँ, हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आई हैव नॉट बिल्कुल परसूड। बिल्कुल। ये यही हमारे जो डिबेट है कि ये जो क्लाइमेट और जो भी दूसरे इश्यूज हैं, इनको लीगल फ्रेमवर्क में एक तो दोनों कंट्रीज के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और इनको जो है ना वो चीज़ें ख़त्म भी होनी चाहिए ताकि बेहतर एक लाइफ की तरफ भी चलें। तो मेरे ख्याल में अब हमारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी और उसके जो अभी उसके टारगेट्स हैं जो इंडिया ने अचीव किए, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि इंडिया इतना अच्छा एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इतनी तेज़ी से अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन जो है वो उसके भी 2050 तक के टारगेट्स हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं एनर्जी की उस जी, पे। लेकिन इनको भी काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि टारगेट्स को अचीव करना, स्पेशली यूक्रेन वार के बाद यहाँ पर एनर्जी का काफ़ी मसला है। तो यूरोप भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इस टारगेट को, लेकिन इंडिया जो है वो अपने एम की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब, फिर थैंक यू। किसी अच्छे टॉपिक पे आपके साथ ज़रूर जी जो है मैं वो जी जी डिस्कशन करूँगा। थैंक यू वेरी जी, मच आज के लिए। थैंक यू नाविद साहब, थैंक यू। ओके मैं। आदित्य ने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश को भी मिलकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। हवा और पानी किसी एक कंट्री का नहीं होता और ना किसी एक कंट्री में आप उसको कैद कर सकते हैं, इसकी कोई बॉर्डर्स नहीं होते। इसलिए जो इम्पैक्ट एक कंट्री में हो रहा है उसका इम्पैक्ट उसके नेबर में दूसरे कंट्री को भी ज़रूर होता है। पाकिस्तान के बहुत सारे दरिया इंडिया से गुजर के आते हैं और इसी तरह बांग्लादेश में भी जाते हैं। और हिमालयन ग्लेशियर्स जो इस सारे खित्ते के क्लाइमेट को मेनली कंट्रोल भी करते हैं, उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर जो मूवमेंट्स हैं
जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, ह्यूमन इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, उसको भी कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके ऊपर हमारी एक मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए, एक कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए इन कंट्रीज़ की। इसी तरह मानसून के सीज़न में जब फ्लड्स आते हैं तो उनके नुकसानात को कम करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर मिल के पॉलिसी बनाई जाए। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान में फ्लडिंग की वजह से मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। तो इन चीज़ों को कुछ हद तक कम भी किया जा सकता है अगर एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मिल के पॉलिसी बनाई जाए क्लाइमेट चेंज के लिहाज से और उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह अभी विंटर आ रहा है तो विंटर में इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है उसमें स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है अगर एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मकसद थे। एक तो ये था कि ये समझा जाए कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी क्या है, कैसे इंडिया ने इतनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव किया है। और दूसरा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, बल्कि इस डिस्कशन को शुरू किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान ने अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करना है तो इन दोनों कंट्रीज़ को मिल के कोई एक पॉलिसी बनानी होगी। हमारे दरिया कॉमन है, हमारी हवाएं कॉमन है, हमारे जो दरियाओं का सोर्स है हिमालयन ग्लेशियर्स वो कॉमन है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जैसे कि ग्लेशियर मेल्टिंग, फ्लडिंग के इम्पैक्ट्स को कम करना है, हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कम करना है, इसी तरह स्मोक के इम्पैक्ट्स को कम करना है, तो ये हमें रीजनल लेवल के ऊपर मिल के पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। हम जितनी भी तरक्की कर लें लेकिन क्लाइमेट चेंज के अगर इम्पैक्ट को कम नहीं किया गया तो ये हमारी तरक्की किसी काम की नहीं होगी। इस सदी में हर कंट्री के लिए एक चैलेंज सबसे बड़ा ये भी है कि वो आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करता है। अब क्लाइमेट चेंज जैसे यूरोप डील कर रहा है कि वो सारे कंट्रीज़ मिलकर एक कॉमन पॉलिसी बना रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं, इसी तरह सब कंटिनेंट के कंट्रीज़ को भी एक कॉमन पॉलिसी ज़रूर बनानी पड़ेगी। हमारा रीजन ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड्स भी आते हैं और ग्लेशियर्स भी हमारे कॉमन है, दरिया भी हमारे कॉमन है। तो हमें एक पॉलिसी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा अगर हम इम्पैक्ट्स को कम से कम करना चाहते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जो क्लाइमेट से रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हमें इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एटलीस्ट इस तरह की डिबेट को इनिशिएट करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहेगा और इसके इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कॉमन पॉलिसी बनाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।